हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 12 जनवरी और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। आज हम 11 और 12 जनवरी दोनों दिन का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहले हम 11 जनवरी को कवर करेंगे, उसके बाद हम 12 जनवरी के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया है वर्ष 2022 के लिए, उनका नाम है सविता कंसवाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत पुरस्कार तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और सविता कंसवाल इन्होंने 16 दिनों में, ठीक है, 16 दिनों में माउंट एवरेस्ट और इसके साथ साथ माउंट मकालू दोनों पर्वत चोटियों पर फतह प्राप्त की थी। और इस तरीके की काम करने वाली जो सविता कंसवाल हैं, ये पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है, तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसको दिया गया है? सविता कंसवाल को दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड में सविता कंसवाल माउंट द्रौपदी पर चढ़ाई करने के दौरान जब वहाँ पर हिमस्खलन हुआ और हिमस्खलन के दौरान ही उनका निधन हो गया था। ठीक है, तो जब ये पुरस्कार दिया गया है, इसका वितरण किया गया, तो उनके पिता जो हैं राधेश्याम कंसवाल, उन्होंने यह पुरस्कार ग्रहण किया। और सविता कंसवाल उत्तराखंड की रहने वाली थी और माउंट एवरेस्ट पर और माउंट मकालू पर इन्होंने फतह की थी 16 दिनों में। इस तरीके का काम करने वाली सविता कंसवाल पहली भारतीय महिला थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और हम रिवाइज कर लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, आते हैं अपने ऑप्शंस पर। तो वार्सिनी लाडेज, पेरुमल मुरुगन और रवि कन्नन। वार्सिनी लाडेज जो हैं, इनको यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड दिया गया था, जिसे कि यूएई का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो वार्सिनी लाडेज को क्या मिला था? यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स पुरस्कार मिला। पेरुमल मुरुगन जो हैं, इनको जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला था वर्ष 2023 के लिए, याद रखेंगे। रवि कन्नन, इनको रमन मैग्सेसे 2023 का अवार्ड दिया गया था और इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने एआई ओडिसी लॉन्च किया है? ठीक है, तो एआई ओडिसी जिसने लॉन्च किया है, अब यहाँ पर ऑप्शन में ओडिशा गवर्नमेंट है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि ओडिसी है तो हम ओडिशा को जो है टिक कर देते हैं। मैंने इसीलिए ऑप्शन ही ऐसा बनाया है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई ओडिसी के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें एआई से जुड़ी हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिल सकेंगी। और इसमें कंपनी का क्या टारगेट है, इन्होंने क्यों लॉन्च किया है ये प्रोग्राम? इन्होंने ये जो एआई ओडिसी नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया है, इससे माइक्रोसॉफ्ट का ये टारगेट है कि ये 1 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट करेंगे, एआई से जुड़ा हुआ स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जिससे कि उन्हें रोजगार दिया जा सके। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना होती है 1975 में। और संस्थापक कौन है? संस्थापक हो जाएंगे आपके बिल गेट्स और पॉल एलन, नाम याद रखिएगा। हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका वॉशिंगटन डीसी में। और सीईओ कौन है? ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हो जाएंगे सत्य नडेला। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस बार की थीम क्या थी? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में एक प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए पहली बार ये दिन वर्ष 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। तभी से ये जो है दिन मनाया जाने लगा। और उस समय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है, उन्होंने प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अच्छा, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सिंपल सा यही है कि हिंदी भाषा के बारे में
जो है विश्व में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, 1949 में भारतीय संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने वाले दिन को चिन्हित करने के लिए हर साल हम क्या मनाते हैं? हर साल हम 14 सितंबर को विश्व नहीं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को। और अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 जनवरी को। ठीक है, अच्छा, पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। तो ये चीज़ें सारी आप याद रखोगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो भारत जो है वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस बार पहली बार 2024 में, जबकि 46वां सत्र होगा। कौन सा संस्करण होगा? 46वां सत्र होगा। इसकी अध्यक्षता भी भारत करेगा। ठीक है, और होस्टिंग भी भारत करेगा। होस्टिंग और अध्यक्षता दोनों के लिए भारत को चुना गया है। ठीक है, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? तो उनका नाम हो जाएगा विशाल वी वर्मा। ठीक है, विशाल वी वर्मा हो जाएगा। और 46वां सत्र जो कि भारत में आयोजित होने वाला है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 21 से 31 जुलाई 2024 तक ये चलेगा। ठीक है, होस्टिंग भी भारत करेगा और मेजबानी भी भारत करेगा, अध्यक्षता भी भारत करेगा। ठीक है, विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है तो विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 सदस्य हो जाते हैं। और भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? समिति का सदस्य कब बना? तो 1946 में बना। ठीक है, याद रखेंगे। और यूनेस्को में विश्व का पहला धरोहर स्थल कौन था? तो ये हो जाएगा आपका गालपागोरस द्वीप समूह। ठीक है, गालपागोरस द्वीप समूह जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में पहली बार शामिल हुआ था। भारत के कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 42। 42वां कौन था? होयसल मंदिर था। 41वां कौन था? 41वां शांति निकेतन था, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और अभी 15वां अमूर्त विरासत कौन बना था? तो गरबा नृत्य बना था। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवाइज कराने जा रही हूँ। ये हम कई बार करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वाली क्लास डेली बेसिस पर देखते हो, रेगुलर देखते हो, तो मैंने बताया था कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, इसको अमूर्त विरासत का टैग मिला है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अमूर्त विरासत का जो टैग है ये इंटेंजिबल असेट्स को दिया जाता है, लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है, ऐसी पहली मूर्त विरासत है जिसको अमूर्त विरासत का टैग दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कोझिकोड जो है पहला साहित्य सिटी बना था, याद रखिएगा कोझिकोड। अच्छा, अब बात करते हैं हम यूनेस्को की स्थापना की। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। और डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अरुंडे आउले। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अरुंडे आउले। तो इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा यूनेस्को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कमल के आकार का सैटेलाइट, जिसका कि नाम है आइंस्टीन प्रोब, लॉन्च किया है? तो बताओ, ये सारे ऑप्शंस देखो और फिर मुझे बताओ। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गेस कर रहे होंगे कि इंडिया। नहीं भाई, इसलिए मैंने आप यहाँ पर एक बार फिर से ट्विस्ट डाला है। जब मैंने ये न्यूज़ रीड करी थी तो मैंने सोचा ऑप्शन में इंडिया ज़रूर डालती हूँ। तो बच्चों जो भी ये क्लास देख रहे हैं, क्वेश्चन को ठीक से रीड करेंगे। अगर कमल की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है आप कमल की बात कर रहे हैं हम, तो वो इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, हर घर मोदी घर घर मोदी वाली बात है। तो कमल की बात कर रहे हैं, कमल के आकार का सैटेलाइट है, तो भारत ने ही लॉन्च किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, भारत ने नहीं लॉन्च किया है, चाइना ने लॉन्च किया है। कमल के आकार का जो सैटेलाइट है ये लॉन्च करा है चाइना ने। ठीक है, अच्छा, चाइना ने क्यों लॉन्च किया है? ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए 9 जनवरी 2024 को जो है इन्होंने, चाइना ने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका कि नाम है आइंस्टीन प्रोब। ठीक है, आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है? लॉन्चिंग व्हीकल हो जाएगा लॉन्ग मार्च
2C रॉकेट, ठीक है, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो कमल के आकार का सैटेलाइट है इसमें कुल 12 पंखुड़ियां हैं, ठीक है, और 2 स्टोमैन हैं, 2 स्टोमैन हैं और 12 मॉड्यूल हैं, याद रखेंगे इसको। और इसमें एक वाइड फील्ड एक्सरे, ठीक है, टेलीस्कोप लगे हुए हैं, वाइड फील्ड एक्सरे टेलीस्कोप लगे हुए हैं, जो कि जो ब्रह्मांड है उसका अच्छे तरीके से निरीक्षण करेंगे और अपना जो वहाँ से सैटेलाइट से क्या है अध्ययन करने में ब्रह्मांड के रहस्यों का आसानी होगी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च करने का। देखिए, सुपरनोवा विस्फोट, ब्लैक होल, ठीक है, और कई सारे ब्रह्मांड रहस्यों का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसको? आइंस्टीन प्रोब को। तो कमल के आकार का सैटेलाइट जो है इसको किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। नाम क्या है? आइंस्टीन प्रोब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सम्मान क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। इंडसइंड बैंक की अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी तो 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपका मुंबई में हो जाएगा। महाराष्ट्र में सीईओ कौन हो जाएंगे? सीईओ हो जाएंगे सुमंत कपालिया हो जाएंगे, कठपालिया हो जाएंगे, सुमंत कठपालिया, ठीक है। और इसकी टैग लाइन क्या हो जाएगी? इसकी टैग लाइन हो जाएगी वी फील यू मेक रिचर। क्या लाइन हो जाएगी? टैग लाइन वी फील यू मेक रिचर, ठीक है। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरिग्रीन 1 लॉन्च किया है? तो ये जो मिशन है, इस क्वेश्चन पे आप लोग इम्पॉर्टेंट कर लो, क्योंकि ये जो पेरिग्रीन 1 मिशन है इसको ये पूरी तरीके से निजी क्षेत्र का मिशन है, ठीक है। इसमें रॉकेट भी निजी क्षेत्र के द्वारा बनाया गया है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो भी प्राइवेट कंपनी का ही है, ठीक है। तो ये जो इस क्वेश्चन का पेरिग्रीन 1 किसने लॉन्च किया है? ये यूएसए ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो पेरिग्रीन 1 मिशन है इसको लॉन्च किससे किया गया है? वॉल्कन रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ठीक है। और वॉल्कन रॉकेट को बनाया किसने है? वॉल्कन रॉकेट को बनाया है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है? वॉल्कन रॉकेट को, जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसको बनाया है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस कंपनी। अच्छा, इसके साथ एक लैंडर है जो ये पेरिग्रीन 1 है। लैंडर पेरिग्रीन 1 को किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका नाम हो जाएगा एस्ट्रोबेटिक, ठीक है। एस्ट्रोबेटिक जो कंपनी है इसने बनाया है पेरिग्रीन 1 को, लैंडर को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से निजी क्षेत्र का मिशन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, ये मिशन लॉन्च किया गया है यूएसए के द्वारा, ठीक बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ये मिशन फेल हो गया है, ठीक है। ये मिशन फेल हो गया है और अब चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये मिशन सफल होता तो पहला प्राइवेट मिशन होता जो कि चंद्रमा पर उतरता, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो पेरिग्रीन 1 मिशन है ये यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया। लैंडर पेरिग्रीन को किसने बनाया था? एस्ट्रोबैटिक कंपनी ने बनाया था। और जो वॉल्कन रॉकेट है जो कि लॉन्चिंग व्हीकल है इसको यूनाइटेड लॉन्च अलायंस कंपनी ने बनाया था। ये मिशन फेल हो चुका है क्योंकि फ्यूल लीक कर गया था, इसलिए ये मिशन चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो चुना गया है उसका नाम हो जाएगा चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है और ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है, ध्यान रखेंगे, सिंगापुर का एयरपोर्ट है ये। और 12वीं बार लगातार इसको ये खिताब मिला है चांगी एयरपोर्ट को, ठीक है। अच्छा, चांगी एयरपोर्ट में एक विशेष बात है, खास बात है, वो ये है कि चांगी एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल है, ठीक है। इंडोर वाटरफॉल कहाँ पर है? चांगी एयरपोर्ट पर है। तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन चुना गया है? चांगी एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर का हवाई अड्डा है। एक लाइन में आपको ये बात याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 80वें स्थान पर है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? हेनले एंड पार्टनर्स ने जारी की है। तो 80वें स्थान पर होने का मतलब ये है कि 62 देशों में भारत के नागरिक बिना वीज़ा के एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि भाई 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पे कौन कौन रहे। तो अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी का पासपोर्ट है, किस देश का है, तो पहले नंबर का जो देश है जिसको पहली रैंकिंग मिली है वो हो जाएगा आपका फ्रांस, दूसरा हो जाएगा आपका जर्मनी, ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका इटली, चौथा हो जाएगा आपका जापान, पांचवा हो जाएगा सिंगापुर और छठा हो जाएगा स्पेन। ठीक है, याद रखेंगे, पहला है फ्रांस जिसका कि पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद जर्मनी, फिर आपका आता है इटली, चौथे नंबर पे आता है जापान, पांचवें पे सिंगापुर और छठे पे कौन आता है? छठे पे आता है स्पेन। ठीक है, यदि किसी के पास इन सारे देशों के पासपोर्ट हैं तो वो 162 देशों में बिना वीज़ा के एंट्री ले सकता है। ठीक है, कुल मिला के आपको इतना याद रखना है। तो ये तो हो गए हमारे 11 जनवरी के करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो वीडियो है इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 12 जनवरी के करंट अफेयर। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो देखिए, पहले स्थान पर जो रहे हैं इंदौर और सूरत, 2 शहर रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ। ठीक है, दोनों शहरों को पहला स्थान मिला है और इंदौर को लगातार ये स्थान दिया गया है, आई थिंक 7वीं बार। ठीक है, और स्वच्छता सर्वेक्षण की ये कौन सा संस्करण था? तो 8वां संस्करण था, आप लोग याद रखोगे। स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ था इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ थीम थी। अगर पूछा जाए कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर राज्य कौन से रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा है, एमपी को दूसरा स्थान मिला है, वहीं छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छ कौन है, तो पहला स्थान आपका वाराणसी को मिला है और दूसरा स्थान मिला है प्रयागराज को। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे गंदा शहर कौन रहा है? तो भाई सबसे गंदा शहर जो रहा है वो है वेस्ट बंगाल का हावड़ा। ठीक है, हावड़ा शहर को सबसे गंदा सिटी होने का टैग मिला है। ठीक, चलिए, अच्छा, क्लीन एयर सर्वे एक बार आया था, तो क्लीन एयर सर्वे में भी इंदौर को पहला स्थान मिला था। ठीक है, नेशनल स्मार्ट सिटी में भी इंदौर को पहला स्थान मिला था। तो इंदौर सिटी का नाम याद रखिएगा, कई सारी रैंकिंग में इंदौर को पहला स्थान मिला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फरवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने मिलन अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया है? तो मिलन अभ्यास का आयोजन जो है हो रहा है विशाखापत्तनम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस बार मिलन अभ्यास का ये 12वां संस्करण होगा। ठीक है, ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब इसमें कई सारे देश जो है भाग लेने वाले हैं और ये कब से कब तक चलेगा? 9 से 27 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 10वां संस्करण तक जो है ये कहाँ पर होता था? अंडमान निकोबार में होता था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता था? भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब ये विशाखापत्तनम में आयोजित होने लगा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जो है जीता है जर्मनी ने, और हराया किसको है? हराया है पोलैंड को। ठीक है, तो उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता पोलैंड रहा है और जर्मनी विजेता रहा है, याद रखिएगा। और यूनाइटेड कप संबंधित किससे होता है? ये टेनिस से संबंधित होता है, ये भी बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेनिस से संबंधित होता है और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका जो है आयोजन हुआ था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें 18 देशों ने भाग लिया था। जीता किसने? जर्मनी ने जीता। उपविजेता कौन रहा? पोलैंड रहा। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? तो
राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस जो है मनाया गया है आपका 11 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि मानव तस्करी से पीड़ित लोगों की जो परेशानियां होती हैं उसके प्रति विश्व में जागरूकता फैलाना, जागरूक करना लोगों को, यही इसका उद्देश्य होता है। अच्छा, अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ला रही हूँ मैं, जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मानव तस्करी से जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बलात्श्रम को निषेध बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 23 में। और ये कौन से भाग के अंतर्गत आता है? ये भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स या फिर मूलाधिकार। किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा होता है तो वो व्यक्ति किसकी शरण में जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है, 32। अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है रिट्स जारी करता है। कितनी प्रकार के रिट्स जारी करता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। कई बार हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए, अगर आप लोगों को याद हो, इंटरपोल ने एक अभियान चलाया था, एक ऑपरेशन चलाया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था स्टॉर्म 2। ठीक है, स्टॉर्म मेकर्स 2 नाम था, स्टॉर्म मेकर्स 2। याद रखिएगा, किसको रोकने के लिए? मानव तस्करी को रोकने के लिए। अब हम इंटरपोल की बात अगर करें तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना आपकी हुई थी 7 सितंबर 1923 को। ठीक है, 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका लियोन, फ्रांस में हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं, एक क्या 2 क्वेश्चन निकालते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया अभी, कब मनाया गया? तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, स्थापना हुई थी इंटरपोल की 7 सितंबर को। ठीक है, 7 सितंबर 1923 को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया ये 7 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 2023 में 91 नंबर की बैठक हुई थी इंटरपोल की, कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी, याद रखिएगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि 2022 में एक बैठक हुई थी जो कि 90 नंबर की रही होगी, वो भारत में हुई थी। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, इंडिया में। ठीक है, 90 नंबर की न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई थी। तो ये तो हो गई इंटरपोल से जुड़ी हुई बातें। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस आईआईटी ने श्रीलंका में अपना नया कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? तो आईआईटी मद्रास ने जो है श्रीलंका के कैंडी में अपना नया कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। उस आईआईटी मद्रास ने कहा है कि श्रीलंका में ये अपना नया कैंपस स्थापित करेंगे। ठीक है, और आईआईटी मद्रास ने, अगर अभी आप लोगों को याद हो, आप लोग रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स देख रहे हो, तो अभी एक अफ्रीकन कंट्री में जो है अपना कैंपस खोला था। कहाँ पर खोला था? तंजानिया के जांजीबार में। ठीक है, कहाँ पर? तंजानिया के जांजीबार में। ठीक, और इसकी पहली महिला हेड कौन बनी थी? प्रीति अखलायम बनी थी। याद रखिएगा नाम, प्रीति अखलायम। ठीक है, किसने खोला था? आईआईटी मद्रास ने खोला था। और अभी आईआईटी दिल्ली ने भी अपना एक कैंपस खोला था। कहाँ पर खोला था? यूएई में खोला था, अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में खोला था, यूएई में, आईआईटी दिल्ली में। अच्छा, अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन बने कि ऐसा कौन सा आईआईटी है जिसने इंडिया के बाहर पहली बार अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला, तो आपका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। कहाँ पर खोला? तंजानिया के जांजीबार में खोला। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आए तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसकी थीम क्या है? थीम हो जाएगी सक्षम युवा, समर्थ युवा। ठीक, अच्छा, इसका मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट हो जाएगा शेखरू।
ठीक है, शेखारू जो है इसका मैस्कॉट हो जाएगा। और ये जो शेखारू होता है ये विशाल भारतीय गिलहरी होती है, ठीक है। विशाल भारतीय गिलहरी कौन है? ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मैस्कॉट है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये 27वें नंबर का था, कहाँ पर आयोजित हुआ? नासिक में आयोजित हुआ, महाराष्ट्र में। तो फिर 26वां कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये भी एक बार को क्वेश्चन बन सकता है। तो 26वां हुआ था आपका धारवाड़ कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? धारवाड़ कर्नाटक में, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 12 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। अच्छा, अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 12 अगस्त, ठीक है। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय यूथ स्किल डे कब मनाते हैं? तो आप लोग आंसर दोगे 15 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, 15 जुलाई को। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, भूटान के प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम हो जाएगा शोरिंग टोब्गे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शेरिंग टोब्गे जो हैं भूटान के अभी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये शेरिंग टोब्गे जो है भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि तो पहली बार कब बने थे? तो ये 2013 से लेकर के 2018 तक शेरिंग टोब्गे जो है भूटान के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, याद रखेंगे। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? कौन सी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? तो लिबरल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ये जो है बिलोंग करते हैं। क्या नाम हो जाएगा? लिबरल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं कौन? भूटान के प्रधानमंत्री, ठीक है। अच्छा, अब भूटान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? भूटान की राजधानी दिफू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ के राजा कौन हो जाएंगे? यहाँ के राजा हो जाएंगे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। कौन हो जाएंगे? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और अभी आप लोगों को अगर याद हो, आप लोग डेली करंट अफेयर्स देख रहे हो मेरा, तो जो भूटान के राजा हैं इन्होंने WHO की जो दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय निदेशक थी हैं उनको भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया था। उस सर्वोच्च सम्मान क्यों दिया था? क्योंकि WHO की जो क्षेत्रीय निदेशक हैं उनके कार्यकाल के दौरान जो है भूटान 2 डिजीज से मुक्त हुआ था। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और जो महिला क्षेत्रीय निदेशक हैं उनका नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। तो उनका नाम हो जाएगा पूनम खेत्रपाल सिंह, ठीक है। WHO की जो क्षेत्रीय महिला निदेशक हैं उनका नाम हो जाएगा पूनम खेत्रपाल सिंह, जिनको कि भूटान का सर्वोच्च सम्मान जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो वहाँ के राजा हैं उनके द्वारा दिया गया, ठीक है। चलो, ये तो हो गई भूटान की बात। अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस पे। तो डोनाल्ड टस्क कौन है? आप लोग बताओ। डोनाल्ड टस्क आप लोग डेली करंट अफेयर अगर देख रहे होगे तो आप लोगों को याद होगा। तो चलो मैं याद दिलाती हूँ। डोनाल्ड टस्क जो हैं ये हो जाते हैं पोलैंड के PM, ठीक है। पोलैंड के नए PM हैं कौन? डोनाल्ड टस्क, ठीक है। जेवियर माइली कौन है? जेवियर माइली जो हैं अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री हैं। ये अभी नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। जब जेवियर माइली आए तो इन्होंने घोषणा की क्या कि अर्जेंटीना जो है 2024 में ब्रिक्स में शामिल होने वाला था। कुल 6 देश शामिल होने वाले थे। तो इन्होंने कहा, जेवियर माइली ने, कि अब हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। पहले वाली जो सरकार थी उन्होंने कहा था, लेकिन अब सरकार बदल गई है तो अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, गैब्रियल एटल। गैब्रियल एटल कौन है? गैब्रियल एटल हैं ये फ्रांस के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। और फ्रांस के पहले युवा और समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल एटल बने हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। जनवरी 2024 में 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? तो देखिए 10वां संस्करण है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का, जो कि आयोजित हो रहा है कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। 10वां संस्करण था। और यहाँ के मुख्य अतिथि इसके कौन बने? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है, याद रखिएगा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अच्छा, आप लोगों को अगर याद होगा ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है करेक्शन है उस क्वेश्चन का जो हमने पिछले करंट अफेयर में किया था, जिसमें कि हमने
पढ़ा था कि गुजरात में जो 10वीं ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाली है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 होने वाली है। यहाँ के जो इसमें यहाँ पर मुख्य अतिथि होने वाले थे, ये कौन होने वाले थे? ये होने वाले थे चेक रिपब्लिक के पीएम होने वाले थे। लेकिन अब जब ये समिट हो चुकी है, ये न्यूज़ अच्छे से इधर उधर फैल गई है, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा, तो जो मुख्य अतिथि बने ये थे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट करोगे। एग्जाम में अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि जनवरी 2024 में 10वीं गुजरात ग्लोबल समिट जो हुई, 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो आप लोगों का आंसर होगा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप लोग याद रखोगे और चेक रिपब्लिक वाला भूल जाओगे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं गुजरात में जो वाइब्रेंट ग्लोबल समिट हुई है, इसके चीफ गेस्ट कौन हो गए? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हो गए। और ये कहाँ पर हो रही है? गुजरात के गांधीनगर में हो रही है। कौन सा संस्करण था? ये 10वां संस्करण था। थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर। ठीक है, याद रखेंगे, गेटवे टू द फ्यूचर। और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कौन है? ये यूएई के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्य अतिथि कौन था? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। देखिए कई बार मैंने इसका रिवीजन आप लोगों को कराया है, जिससे कि जो सही चीज़ है आप लोग वो ध्यान रखो। देखो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती को सही समय पर सुधार लेना, जिससे कि एग्जाम में हमें उसका पछतावा ना हो। तो आप लोग ये वाला याद रखोगे, पहले वाला नहीं। तो ठीक है, 11 और 12 जनवरी का करंट अफेयर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझे हैं। इनको जो भी रिवीजन वाली चीज़ें हैं वो आप लोग सारी याद करोगे, मेरे साथ रिवीजन करोगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, यूपी स्पेशल की क्लासेस अगर आप लोगों ने देखी नहीं है तो उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के देख सकते हो। यूपी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनको ध्यान में रख करके वो क्लासें बनाई जा रही हैं, उन क्लासेस को देख लीजिए। अगर आप अच्छी तरीके से उन क्लासेस को करके जाते हैं तो वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।